हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स ऑन अर्थमेटिक, ठीक है। और सीटेट फरवरी 26 में जो होना है उसको टारगेट लेकर हम टारगेट कर रहे हैं। और ये टॉपिक है ना, प्रॉब्लम्स ऑन अर्थमेटिक, ये मानिए कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। अब आप अर्थमेटिक में अगर जानते हो तो परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ठीक है, मिक्सचर है, मिक्सचर एलिगेशन है। तो मतलब ये जो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों से परसेंटेज तो है ही, मतलब आप उसके बाद नंबर सिस्टम वाला भी यहीं पे, मानो नंबर सिस्टम नहीं रहेगा अर्थमेटिक में रहेगा, नंबर सिस्टम वाला पार्ट यहाँ नहीं रहता है, ठीक है ना, वो अलग से आ जाता है, तो वहाँ से आना ही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन आना है। तो अब इतने टॉपिक को तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए इन जो है जो प्रीवियस पूछे गए सवाल और जो अच्छे सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, ठीक है। तो आप अगर इस पूरी क्लास को, मेरी जो भी 2-3 क्लासेस इसमें बनेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ क्योंकि आपको पता है कि कई सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, तो आप प्रैक्टिस के ही आधार पे आप चीज़ों को सीख जाएं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया ना, पहला ही क्वेश्चन किसका आ गया बेटा, डिस्काउंट का। आप कहेंगे ये सर आ गया, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। आपने 3 खरीदा तो पैसा कितने का दिया, 3 का दिया, मिला कितना, 4, है ना। तो 4 पे मतलब कहने का है कि 4 पे कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 4 पे क्या मिला, 1 छूट मिल गई, मतलब 1 फ्री मिला। ये कह सकते हो कि 4 चीज़ आपने लिया है, 3 खरीदा, दुकानदार ने 1 फ्री आपको 4 दिया, तो टोटल कितनी चीज़ें मिली आपको, 4 मिली। 4 पे कितना प्रॉफिट हो गया, तो आपने कहा सर मैंने तो पैसा 3 ही का दिया, मुझे 1 एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। तो यही परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में किसी चीज़ का मान क्या होता है, 100 होता है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 25 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप ये मान लीजिए कि इससे ज़्यादा हार्ड सवाल आपके पेपर में नहीं आता है इस टॉपिक से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक फलों की टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडमली निकाला रूप से चयन किया जाता है, तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखिए, जो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता को हम कहते क्या है, हम कहेंगे नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम को भी मैं हिंदी में लिखूंगा, इसको कन्वर्ट कर कर, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब कहने का है कि जो भी घटना घटने वाली टोटल कितनी घटनाएं हैं और कितनी होने की संभावना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, आप मुझे बताइए, कह रहा है कि रैंडमली रूप, जैसे एक बैग है, बैग में आपने या टोकरी की बात किया है यहाँ पे, तो 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले, तो टोटल कितने हैं। आप कहेंगे कि टोटल आउटकम कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 3 2 5 5 10 है। कोई दिक्कत है, कहेंगे आप नो सर कोई दिक्कत नहीं है, 10 है। आपने पूछा है कि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी। एक संतरे या एक केले, तो संतरे कितने हैं, 3, और केला कितना है, 5। सपोज दैट एक टोकरी में कितने 10 मतलब कि फ्रूट्स हैं, जिसमें केला, संतरा और सेब मिला के, आपने ऐसे एक बार में हाथ डाला, ठीक है ना। टोटल कितनी बार डालेंगे आप, 10 बार हाथ डालेंगे। और हो सकता है, संभावना क्या है, हो सकता है कि जब आपने पहली बार डाला तो एक संतरा आ जाए, दोबारा आपने डाला तो सेब आ गया, तीसरी बार डाला तो फिर सेब आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर 10 बार डालेंगे तो गारंटी है कि 3 संतरा मिलेगा और 5 सेब मिलेगा, तो जो नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4/5 हो जाएगा। क्या एक केले और एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/5 होगी। फिर से समझ लीजिए कि टोकरी है, टोकरी में टोटल कितने हैं फ्रूट्स, 10 हैं।
आप इनमें से रैंडमली निकालना चाहते हैं, हो सकता है कि आप एक ही बार में तीनों संतरे आ जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात पता है कि अगर 10 बार में हाथ डालूंगा तो 3 संतरा और 5 सेब आना पक्का है। तो ये जो हमारे आउटकम आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 8। 10 बार करूंगा तो 8 मिलना है। तो 8/10 करूंगा तो कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। सो आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर। दो धनात्मक संख्याएं x और y विद्युत क्रमानुपाती हैं, ठीक है ना। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी होती है। विद्युत क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। उल्टा, क्या बोलेंगे? उल्टा। मतलब ये कहें कि 10% की क्या होती है, 10% की जो वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो मतलब कोई चीज़ क्या है, वो 10 है, 10 से कितनी बन रही है? 11। समझिएगा मेरी बात को। इसका मतलब है कि जो संख्या है, अब ये मतलब विद्युत क्रमानुपाती है, मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है। x जिस अनुपात में होगा y उसके जस्ट उल्टे अनुपात में होगा, ये कहता है विद्युत क्रमानुपाती का मतलब यही हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अब 10% किस में वृद्धि हुई है? x में। तो इसका मतलब x पहले कितना था? x जो है वो पहले कितना था, ठीक, और बाद में कितना हो गया, मतलब कि बढ़ने के बाद। तो पहले 10 था, क्या था पहले 10 था, बाद में कितना हो गया? 11 हो गया। y जो है ना, y पहले 11 था, बाद में कितना हो गया? 10 हो गया। पहले 11 था, बाद में कितना हो गया? 10 हो गया। तब y में कमी होगी। y में जो कमी है ना, 1 की कमी होगी। और कितने से? 11 से। पहले y 11 था, चूंकि उल्टा अनुपात है ना। मैंने क्या कहा कि x और y क्या है? विद्युत क्रमानुपाती है। तो x आपने देख लिया कि 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब y जो है वो 11 से 10 हो रहा है। तो y में एक कमी हो रही है। उसने पूछा है कि तब y में कमी होगी, वो भी परसेंट बताना है। तो 11 से एक कमी हो रही है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा। तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 100/11% आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने अर्थमेटिक भी इतनी अच्छी पकड़ आपकी नहीं है, फिर आप सवाल आसानी से बना पाएंगे। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर/आवर की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, ठीक है ना। कार के लिए कार की 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस दूरी को आप जा रहे हैं, अब मैं पहले समझाता हूँ कि एक कार 1 किलोमीटर दूरी किस चाल से? 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, और इसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी, अगले किलोमीटर मतलब कि अगले 1 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, थोड़ी देर समझो, ये दूरी क्या है? d है। ये 30 की स्पीड से गया, ठीक है, और 40 की स्पीड से आया, क्योंकि दूरी तो फिक्स है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये 30 की स्पीड से गया। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर मैं इसको S1 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मान लूँ क्या? S2 मान लूँ, और ये किलोमीटर/आवर है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को किस स्पीड से जाएंगे? S1 चाल से जाएंगे, और उसी दूरी को S2 चाल से आएंगे। तो टोटल जो टाइम लगेगा, मतलब कि डिस्टेंस अपान स्पीड और ये डिस्टेंस अपान क्या है? स्पीड। तो ये हो क्या गया? ये टाइम हो गया। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लिखना चाहेंगे कि जब, चूँकि मुझे क्या करना है? औसत चाल निकालना, तो मैं कह दूँ कि टोटल टाइम t लगता है, ठीक है ना। टोटल टाइम क्या लगता है? t लगता है, ठीक है। चूँकि दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है? कांस्टेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? S1 क्या बनेगा? S1 प्लस S2 अपान S1 S2 इंटू टी। टोटल टाइम t लग रहा है, तो ठीक है ना। यहीं से हम डिस्टेंस की बात करें तो S1 S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टी। टी भी क्या है? अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ डिस्टेंस भी हो गया। तो मेरी कहने का मतलब ये है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, डिस्टेंस अपान टाइम क्या होता है? बताओ भाई, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे एक ही और बताना चाह रहा हूँ, ये जो बात लिखा मैंने, तो मैं डिस्टेंस यहीं रह दूँ और टाइम को इधर लिख दूँ। तो मैं कहूँगा कि S1 S2 अपान
S1 प्लस S2 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान टाइम क्या होगा? ये स्पीड होगा, ये स्पीड के बराबर है कि नहीं है? यही क्या कहलाएगा? मेरी औसत चाल कहलाएगी। लेकिन 2 बार गया है तो d गया, d आया, तो मैं यहीं पे क्या लिखूंगा? 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। तो मैं कह दूंगा यहीं पे मैं कह दूंगा बेटा कि अगर दूरी, पूरा इसका निचोड़ ये निकल के आया कि यदि दूरी कांस्टेंट है, नोट करके लिखता हूं, यदि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अर्थात फिक्स है या नियत है, इस दूरी नियत है, कांस्टेंट है तो औसत चाल बराबर 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। ठीक है ना? ये दूरी कांस्टेंट है तो आने जाने में जो भी औसत चाल होगी 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि 1 किलोमीटर गया किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक है ना? तो पूरे यात्रा की जो औसत चाल होगी, तो S1 और S2 आपको पता चल गया। तो जो यहीं पे हम एवरेज स्पीड लिखेंगे बेटा, एवरेज स्पीड लिखेंगे तो हम कहेंगे कि 2s1, S1 मतलब 30 और S2 क्या है? वो 40 अपान S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा? 70। ये यहाँ से कटेगा। ठीक है ना? तो 3 चौक 12, 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, 4 तो नहीं 8 कर दूंगा। ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा 30 गुणे 8 बटे 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, चलो ये 4 प्लस 7 चौक 28, 2 30, 2 बटे 7 और मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा यहीं पे, तो 8 दुनी 16, सॉरी 8 चौक 32, 4 है ना, 8 चौक 32 प्लस 16 बटे 7, तो 7 दुनी 14, 32 कितना हो जाएगा? 32 2 34, तो 34 सही 2 बटे 7 क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या होगी? 34 सही 2 बटे 7 इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो जब भी पेपर में सवाल आएगा तो आप इसी फार्मूले से, ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे और डायरेक्ट सवाल का आंसर बता देंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक चित्र का स्केल 1/25,000 है। मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी है। ये आपको बताना है कि मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर। आप कहेंगे कि कोई 2 स्थान है, क्या है, उनके बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। ठीक है ना? एक मानचित्र का स्केल 1/25, ये कह रहा है कि एक ऐसा जब भी दिया रहेगा तो ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर के। मतलब कहने का है 25,000 सेंटीमीटर के। इन मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, ये बताना है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी इतनी है, तो 12 किलोमीटर दिखाएगा तो क्या कहेंगे हम? 12,000 मीटर हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? ये सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? तो बस यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर को कितना, 2500 सेंटीमीटर बराबर किसके? 1 सेंटीमीटर के, मतलब अभी बता रहा है। ठीक है ना? 25,000 दे रखा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आप सिंपल इसको क्या करोगे? 25,000 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 डिवाइड कर 1 2 3, 1 2 3। ठीक है ना? 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, इसका मतलब हो जाएगा कि 48 सेंटीमीटर की दूरी है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो कहीं कोई दूरी 2500 सेंटीमीटर है, क्या है? 2500 सेंटीमीटर है और उसको दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर के बराबर।
तो इतने सेंटीमीटर को 25 इतना सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया लिया, क्योंकि दूरी मुझे सेंटीमीटर में ही लाना था तो मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, तो 48 आ गया। नहीं आया समझ में? अरे भाई वो ये कह रहा है कि 1:25,000 है। 1:25,000 का मतलब है कि जो दूरी 25,000 है उसको मैप में, जैसे मैंने कहा दिल्ली से बम्बई की दूरी बताता हूँ, ये दिल्ली और ये बम्बई है बोलता हूँ, तो क्या ये दिल्ली बम्बई हो जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब वो यूनिट में रख दिया जाता है, कुछ भी अपना एक नोटेशन दे देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर के, ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर समथिंग वहीं से हम रख देंगे तो वैल्यू बना के कर देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है गतिमान कार के पथ मापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर था, प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 हो गया, ठीक है ना। तो यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान गति से चाल से गति करती है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? तो आप भाई ये कहेंगे कि औसत चाल जो होती है हमारी, जो औसत चाल होती है वो होती क्या है? तो आप कहेंगे तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। लिया गया कुल समय। तो औसत चाल, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, आपने तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो भाई 10 बजे का 8 बजे कहाँ थे? 36,540 पे, और 8 बजे कहाँ, 10 बजे कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। दोनों डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो, तो जो दूरी निकालेंगे ना, जो दूरी होगी, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है कि 36,666 माइनस 36,540, 36,540 अपान कितना हो जाएगा? 2 आवर, चूँकि किलोमीटर में है तो बस 6 में से 0 गया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 0, 126, 2 करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 3 6। इसका मतलब है कि कार की औसत चाल कितना आया भाई? 126, 8 2 10, ठीक है, सही घटाया मैंने। 540 60 और 60 60 20 126, 126 तो आ रहा है 63। ये किस में आया? अच्छा ये किलोमीटर पर आवर आ गई, 63 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमसे पूछा आंसर मीटर पर सेकंड में है। अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहीं पे इसी 63 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 63 को जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ कि जो 63 है ना, इसी को 5 बटे किससे कर दिया? 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 दूनी 18, 9 सते 63, 7 बचे 35, और 35 बटे 2 अर्थात 17.5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो जाएगी। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, ये किलोमीटर में आया, इसको यहाँ पे पूछा था किसमें? मीटर पर सेकंड में। मैंने 5 बटे 18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ये 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कुछ नहीं लिखो, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य मतलब ये है कि 10 का सीपी क्रय मूल्य 8 के एसपी के बराबर है। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट में जो कुछ निकालना है हम रेशियो ले लें, तो यहाँ से जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आया ना, वो क्या आ गया? 8 बटे नीचे आ गया 10, ठीक है ना। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कहने का मतलब 4 रुपये खरीदा और 5 रुपये बेचा, तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट की हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट या हान परसेंट, तो हुआ है प्रॉफिट, तो परसेंट में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट अर्थात लाभ अपॉन सीपी इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे बेस्ड होता है, वो चाहे परसेंट में हो चाहे नॉर्मल निकालना हो। तो कितने का था भाई बताओ? आप कहेंगे सर 4 रुपये सीपी थी, ठीक, 5 रुपये बेचा गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट में अगर निकालोगे तो 4 20 100, इसका मतलब है कि उसको 20% का लाभ हुआ, तो हान तो होनी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बनेगा नहीं, और 20% का लाभ हुआ। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। यदि लाभ 25% है तब x का मान है,
भाई सीधी सी बात है कि 20 वस्तुओं का, मैंने कहा जैसा लिखा हो ऐसे लिख दो कि 20 का जो क्रयमूल्य है सीपी है ना, वो एक्स के एक्स को ऐसे लिख दो इनटू एसपी के। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे तो सीपी अपान जो मेरा एसपी का रेशियो आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स अपान 20। ये यूनिट में है, अब रेशियो ले लिया तो यूनिट में आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 1/4। तो वस्तु का सीपी कितना है, 4 है, तो एक प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब उस वस्तु का एसपी कितना है, 5 है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 की वैल्यू मतलब कि एसपी है ना, तो 5 जो यूनिट की वैल्यू है 20 के बराबर है, इसका मतलब गुणे 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 4, इसका मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि वस्तु का जो क्रयमूल्य था वो कितना था, सीपी था, वही पूछा एक्स वस्तुओं के 20 वस्तुओं का क्रयमूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब है पूछा एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने % अधिक धन है, बताओ। ऐसे सवालों को जब भी बनाना हो, जो जैसे लिखा ऐसे लिख दो, 100 मान करो, ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता है तो। अदरवाइज चाहो तो रेशियो कर लो। चलो 100 मान कर लेता हूँ कि ए के पास बी से 20% अधिक है। तो यहाँ 3 लोगों की बात की गई, ए, बी और सी। अगर बी के पास अगर 100 है तो इनके पास कितना, 20% अधिक, इसका मतलब 120 है। बात ठीक है, कह रहा है। और सी के पास बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, इसका मतलब इनके पास कितना है, 80 है, ठीक है। ए के पास सी से कितने % अधिक है, सी से कितने % अधिक है, तो आप कहेंगे सी से 80 से कितना अधिक है, तो यही कह देंगे कि सर 40 है। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से करेंगे, तो 40 दूना 80 और 2 50 100, इसका मतलब जो आ जाएगा वो 50% आएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, कितना आएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक का चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। एक गुणनखंड नहीं है, मतलब कि चुना गया गुणनखंड 11 से कम है, यहाँ पे एक नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, एक नहीं होगा। तो चलो आप मुझे बताओ 72 के टोटल कितने गुणनखंड है। अगर गुणनखंड की बात किया जाए 72 के, तो गुणनखंडों की संख्या हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, इधर अगर 72 लिखा है तो इसको हम 8 9 72 करेंगे, तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यही करेंगे, ठीक है ना। 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर अगर ये है, तो आप जब इनके गुणनखंड की बात करोगे तो 3 1 4 और 2 1 3, 4 तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दो मेरी बात को, वो कह रहा है कि गुणनखंड 11 से कम है 72 के, तो 72 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, इस बात को समझो। अब 72 को तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 गुणे 72, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। फिर 2 गुणे क्या लिखेंगे, 36, है ना, और 3 से क्या लिखेंगे, 3 दूना 6 और 24 3 72, 4 से करेंगे तो 4 18 72, 6 से करेंगे तो 12 6 72, ठीक है ना, 7 8 9, 8 से करेंगे तो 8 9 72, 10 11 12, तो कितने हो गए, 1 2 3 3 6, टोटल कितने हो गए, 12 12 ही निकाला था। कह रहा है कि गुणनखंड 11 से कम है, तो टोटल है कितने, टोटल गुणनखंड कितने, 12 हैं। चूंकि प्रायिकता पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रायिकता की बात करेंगे बेटा यहीं पे, तो यहाँ पे गिन लीजिए कि टोटल गुणनखंड, हालांकि पूछा होता तो बता देते 12 है, लेकिन अब देखिए 6 इधर 6, 11 से कितने कम है, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, कितने कम है, तो 7 कम है, इसका मतलब है कि 7/12 जो होगा उनकी प्रायिकता होगी। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। पहली बात तो 10 और 11 कभी होगा नहीं, क्योंकि टोटल आउटकम जो बनेंगे
वो 12 बनेगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि यादृच्छिक चुना गया गुणनखंड 11 से कम है, कितने 11 से कम चुना गया, कितने गुणनखंड 11 से कम है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 11 से कम है, 7/12 हो जाएगा। क्लियर। एक मानचित्र का पैमाना 1:3 मानचित्र में दो नगर 9 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। नगरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मुझे बताना है। किसमें बताना है? किलोमीटर में बताना है। तो मैं यहीं पे ये कहूँगा कि इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मानचित्र में जो कुछ भी दर्शाया गया है वो 3 × 10⁻6 है। अब आप चाहो 10⁻6 कर दो। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर इतना दिया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मैप है, यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख दिया, ठीक। और फिर मैंने यहाँ पे मैप में मैंने मुंबई शो कर दिया। क्या कर दिया? मुंबई शो कर दिया, ठीक है ना। तो जो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी अगर मैप में मैं कह दूं कि 9 सेंटीमीटर है, तो क्या 9 सेंटीमीटर है? क्या नहीं, ये माना गया, मैप में बताया गया। लेकिन ये बताया जाएगा वहाँ पे कि आप स्केल, आपका पैमाना क्या है। तो आप कह रहे हैं कि सर 1 सेंटीमीटर दूरी को अगर है कहीं भी तो उसको कहा 3 × 10⁻6 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आपको 9 सेंटीमीटर की दूरी निकालना है, तो मैं कहूँगा कि इधर भी 9 से गुणा करूँगा और यहाँ भी मैं 9 से गुणा करूँगा। तो 9 तरीक कितना हो जाएगा? 27 × 10⁻6 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे किस में लाना है आंसर, आप ज़रा बताओ। यहाँ पे मुझे किलोमीटर में लाना है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 लाख सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो बस आप क्या करोगे, 1 लाख को क्या लिखोगे? 10⁻, कितना? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। या आप इसको ना समझ में आए तो बस अब करना क्या है कि 27 × 10⁻6 जो लिखा है ना, उसको 10⁻, क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। तो अब जो आ जाएगा वो किलोमीटर में आ जाएगी। इससे एक कैंसिल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 270 किलोमीटर की दूरी को 9 सेंटीमीटर से बताया गया है। क्लियर है बात? सो आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर। ओके। कोई बस अपनी यात्रा की पहले 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से और औसत चाल से, और शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, संपूर्ण यात्रा की तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले कितना गया? 10 किलोमीटर। फिर कितना गया? 45। 45 10 कितना हो गया? 55, ठीक है ना। समय निकालना पड़ेगा कुल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इधर लिख देता हूँ कि जो औसत चाल होती है वो क्या होती है? तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, ठीक है ना। तो कितनी दूरी तय किया है? आप कहेंगे ये डिस्टेंस है, ठीक, और ये डिस्टेंस है। तो 45 10 55, तो मतलब कि 10 + 45, ठीक है। किस चाल से गया है? तो 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि टोटल टाइम जो होगा वो 10 बटे कितना है? 45 प्लस 45 बटे क्या है? 60 है। तो 5 दूना 10, 5 9 45, 15 3 45, 15 चौको 60, 45 10 कितना हो गया? ये 55 हो गया, ठीक है ना। ये 4 है, ये 9 है, ठीक है। 4 दूना 8, 9 3 27, 8 + 27, ठीक है ना। और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत? अरे भाई 4 दूना 8 और 9 3 27 और 9 चौक 36, 36 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 55 × 36, मैं कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। फिलहाल 27 3 30 5 35, कितना है? 35 है ना। तो 7 5 7 35
और 5 11 55, ठीक है ना। यहीं पे मैं क्या लिखूँगा, 7 5 35 प्लस 1/7 और ये 11 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 11 5 55 प्लस 11 कम 11/7। ये जो आएगा ना, ये किलोमीटर पर आवर में इसकी क्या होगी, चाल होगी। तो आप क्या कहेंगे, 7 एकम 7 4 11, तो 55 एक क्या हो जाएगा, 56 सही 4/7 किलोमीटर पर आवर है क्या। तो 7/4 को क्या लिखेंगे, तो 5 7 35 5 11 55, ठीक है। और 36 को 7 5 35 1 36, तो 11 5 55, ठीक है ना। 55 1 56, 57.5 दिखा रहा है। कैसे भाई, 55 और 11 कम 11, वो इसलिए नहीं आया बेटा। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है ना, तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए था, 40 लिखना चाहिए था। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको क्या लिखूँगा बेटा, ये 40 लिखूँगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो क्या जाएगा, ये मेरा जो होगा, मैं आपको सही कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो 10 चौक 40, ये कितना था, 40, ठीक है ना। तो 3 1 4, तो यहाँ पूरा पलट जाएगा बेटा, पूरा इसको मुझे सही करना पड़ेगा, कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 15 3 45, 15 चौको 60, अब सही है। तो ये होगा 55, इसलिए तो नहीं बन रहा था। और 1/4 और 3/4, 4/4, 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, बटे 1 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 55 किलोमीटर पर आवर उनकी औसत चाल होगी। सो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। मैं मान लूँ, देखो एकदम आसान से कहता हूँ कि माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था, ये मान लो, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था, ठीक है ना। तो अब x के 12% क्या हुआ, कमी हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12% कमी हुई, तो पहले x था, तो 12% को आप क्या लिखोगे, तो 4 3 12 और 4 25 100। पहले था कितना, 25, लेकिन अब वो कितना हो गया, 3 कमी हो गया 22। और ऐसा कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। तब जाके वस्तु की जो कीमत आई है 9,680 रुपये हुई है, ठीक है ना। तो 22 चौक 88, 88 और 2 90 6, तो 22 से कटेगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 दूना 44, इसका मतलब कितना आ गया, 20 आ गया। आप कहेंगे यस सर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25% 625, 625 दूना करोगे तो 1250 आएगा, एक जीरो और बढ़ाओगे तो इसका मतलब वस्तु जो पहले थी वो 12,500 रुपये की थी। सो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, 12,000 कितना हो जाएगा, 500। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 4,818 और 6 वर्ष के लिए 7,227 हो जाती है, तो वह धनराशि जब भी देखो टाइम से, मान लीजिए कि आपने P रुपये धन था, वह 3 वर्ष में कितना हो गया, 4,818 हो गया। लेकिन 6 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में अर्थात अगले जो 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष हैं, वो कितना हो गया, 7,227 हो गया। इसका मतलब है कि 3 3 है, ये क्या हो जाएगा, समय सेम है, तो हम यहीं पे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। अब आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज रेशियो ले लें, सवाल का आंसर बन जाएगा। इतना तो मुझे पता है 4818 से आंसर कम होगा, सारे आंसर इतने ही कम ही हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे, चलो ये 3 से 8 8 16 4 20 21, 3 से भी कटेगा, 3 16 48 है ना, 0 3 6 18 और 3 दूना 6 3 चौक 12 0 3 9 27। मतलब आप कह सकते हो कि 1606 रुपये की चीज़ 2409 हो रही है 3 वर्ष में। कैसे हो रही है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। इसका मतलब ये है कि इसको मैं कैसे करूँगा गुणा, ये 2400 मतलब जो कुछ भी था 2409 बटे 1606 से गुणा किया तो यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। तो मैं प्रिंसिपल में, इस प्रिंसिपल के साथ
मैं 24/9/16 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल जा रहा है। ठीक है ना, क्या मिल जा रहा है, ये मिल रहा है। तो हम आराम से ये कह देंगे। अब आप चाहे जिस तरीके से सवाल करो, ठीक है ना, आपका सवाल आराम से बन जाएगा। क्लियर है बात। तो आप यहीं लिखोगे कि प्रिंसिपल को किससे किया, कि 24/9/16 से गुणा किया तो कितना आया। तो आप कहेंगे कि 48/18 है ना, स्केलिंग फैक्टर यही तो आया था। 3 साल में कोई धन था, इतना हो गया। तो मैं कहूँगा कि 24 दूना कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसको 2 से इधर गुणा करूँगा तो 16 दूना 32, 32 12 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 3212 आ गया, 3212 रुपये आया। यही आपका आंसर बनेगा। सो ऑप्शन 3212 कहाँ है भाई, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी कोई धन 3 वर्ष में 48-18 हुआ है तो अगला भी 3 वर्ष में ही हुआ है, तो उसके स्केलिंग फैक्टर से गुणा हुआ है। आपके मन में आता सर इसको अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो। मैंने यहाँ पे पहले क्या था, पहले मान लीजिए प्रिंसिपल था, फिर इस पर 3 वर्ष का ब्याज लगा तो ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। लेकिन जैसे ही इस पर फिर से 3 वर्ष का ब्याज लगा तो ये क्या बन गया, ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया। तो प्रिंसिपल और ये क्या बना, अमाउंट। तो मैंने कहा अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो बस हमने ये रेशियो लिया है, ठीक है ना। वही हमारा क्या बन जाएगा, स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करें बेटा, तो एक थैले में 5 लाल, 4 हरे और 3 नीले कंचे, सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार एक जैसे अर्थात सम हैं। थैले में से बिना इसमें से देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है, तो यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। मतलब कहने का ये है कि आप एक थैले में 5 लाल, 4 हरे और 3 नीले कंचे भरे हैं, तो टोटल 5 3 8 4 12, टोटल 12 कंचे हैं। आप कितनी बार ऐसा होगा कि टोटल जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम कितने होंगे, 12 होंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मतलब कहने का है कितना है, 12 है। ठीक है, और ध्यान देखिएगा कि आप 12 कंचे हैं तो 4 बार ऐसा होगा कि हरे आएंगे, बाकी 12 में से 8 बार ऐसा होगा कि जो हरे नहीं आएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो 4 दूना 8 और 4 3 12। सो आंसर विल बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और अभी क्लास लेकर इसके साथ जुड़ूंगा, तो आप मेरी 3 क्लास कम से कम आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरा आइडिया बन जाएगा। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं। आप इसको कठिन नहीं कह सकते, आप हार्ड नहीं कह सकते। मेरे साइड से जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैंने उन्हीं सवालों को यहाँ पे मेंशन किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल है, तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।